हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का बायोलॉजी। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ये एक बड़ा टॉपिक है और थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। इसका आज लेक्चर नंबर 3। ये बड़ा टॉपिक है, मे भी हो सकते हैं 15 to 16 लेक्चर लगे इसे कंप्लीट करने के लिए। तो आज हमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो हमने रेस्पिरेशन लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज हमें देखना है कि मैकेनिज्म क्या होता है रेस्पिरेशन का। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ जो होगा रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म। तो ये मैं 2 पार्ट में लूँगी। तो आज हम देखेंगे पार्ट 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पार्ट 1, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, 12th बायोलॉजी, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो अभी हमें रेस्पिरेशन को अच्छे से देखना है। तो अभी तक हमने देखा कि रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या इन्वॉल्व करती है वो? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का एक्सचेंज होता है किसके बीच में? एटमॉस्फेयर एंड हमारे जो लंग्स होते हैं उनके अंदर। हम ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे ह्यूमंस के जो लंग्स होते हैं वो और एटमॉस्फेयर में क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा। और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब इसके लिए एक लिविंग बॉडी का होना ज़रूरी है। इसका रिजल्ट क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का? तो एटीपी क्या होती है? जनरेट होती है। एटीपी मतलब एनर्जी जनरेट होती है। तो ये जो रेस्पिरेशन होगा, ये जो प्रोसेस है, ये कुछ छोटे छोटे प्रोसेस को क्या करता है? इन्वॉल्व करता है। तो रेस्पिरेशन में एक्चुअल 4 प्रोसेस होती है। तो पहली प्रोसेस होगी ब्रीदिंग, दूसरी प्रोसेस होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तीसरी प्रोसेस होती है इंटरनल रेस्पिरेशन और लास्ट वाली होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इन चारों प्रोसेस को हमें क्या करना है? आज डिटेल में देखना है। तो रेस्पिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड इट इंक्लूड दीज 4 प्रोसेसेस: ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। कभी कभी क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेशन में ये 4 प्रोसेसेस होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो चलो हमें हर एक को क्या करना है अभी डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रीदिंग होता क्या है। तो सबको पता है ब्रीदिंग क्या होता है, फिर भी हम डिटेल में देखते हैं। तो चलो ब्रीदिंग देखते हैं। पहले ब्रीदिंग क्या है, आपके बुक में दिया है, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि ब्रीदिंग होता क्या है। इट इज़ फिजिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस है इन विच गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। तो ये ऐसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, जिसमें गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है किसके बीच में? एटमॉस्फेयर और ह्यूमन लंग्स के बीच में। ये 2 स्टेप में होती है ये प्रोसेस। पहली प्रोसेस होती है इंस्पायरेशन और दूसरी होती है एक्सपायरेशन। तो इन मतलब अंदर लेना और एक्स मतलब बाहर छोड़ना। तो एक रेस्पिरेशन कब कंप्लीट हो सकता है या एक ब्रीथ हम किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन गैस हमारे लंग्स के अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नोज से बाहर निकलेगा। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक ब्रीथ कंप्लीट हुआ है या हमारा एक रेस्पिरेशन का यूनिट कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे 2 प्रोसेसेस होंगे। इट इन्वॉल्व्स द 2 प्रोसेसेस, 2 स्टेप इन्वॉल्व है। पहला होता है इंस्पायरेशन एंड दूसरा होता है एक्सपायरेशन। ओके, ये दोनों भी कहाँ हो रहे हैं? हमारे थोरेसिक केज में हो रहे हैं। थोरेसिक केज मतलब हमारे जो चेस्ट है और चेस्ट का जो रिब का रीजन है, जो केज बनाया है रिब ने, ताकि हमारे अंदर के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट कर सके, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो वो जो है थोरेसिक केज, उसके अंदर ये दोनों भी प्रोसेस होते हैं, इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन। ओके, ये कहाँ कहाँ पे होता है? थोरेसिक केज है, हमारे रिब्स पता है आप लोगों को। उसके बाद है जो स्टर्नम होता है, उसके बाद जो हमारा इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और डायफ्रैगम होता है। डायफ्रैगम हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। डायफ्रैगम क्या होता है? एक डोम शेप का क्या है? हमारा बॉडी का एक पार्ट है, जो हम गैस जब अंदर लेते हैं तो वो फूल जाता है और जब हम गैस को बाहर छोड़ते हैं तब वो क्या होता है? अपनी ओरिजिनल पोजीशन लेता है। तो मैं दोनों डायग्राम आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो हमें देखना है कि इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है। इन दोनों को एक साथ हम क्या कह सकते हैं? ब्रीदिंग कह सकते हैं। तो चलो पहले हमें देखना है इंस्पायरेशन। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 156 पे। डायग्राम को वहाँ पे भी देख सकते हो या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो। तो चलो हमें एक एक पॉइंट जानना है इसके बारे में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है? देखो, एटमॉस्फेरिक
एयर इज टेकन इनटू द लंग्स। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो बाहर का एटमॉस्फेयर में से एयर है, उस एयर को क्या है हमारे लंग्स के अंदर क्या किया जाता है, एंट्री दी जाती है, टेकन इनटू द लंग्स। इट इज़ द एक्टिव प्रोसेस, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ओके, इट ऑकर्स ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म बिटवीन द लंग एंड एटमॉस्फेयर। तो एक प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म होता है लंग्स के बीच में और बाहर के एटमॉस्फेयर के बीच में, उसकी वजह से एयर को अंदर क्या किया जाता है, खींचा जाता है, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ओके, उसके बाद क्या है, जो डायफ्रैगम होता है, यहाँ पे देखो ये डायफ्रैगम जो होता है हमारा, वो क्या होगा, बिकम्स फ्लैट एंड गोज डाउनवर्ड। तो ये क्या है, नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, गोज डाउनवर्ड। कब, जब हम एयर को अंदर लेंगे, क्योंकि एयर को अंदर लेने की वजह से वो फूल जाएगा, तो क्या है, यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ आने लगता है। यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो दूसरी डायग्राम जो है उसमें नहीं दिख रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जब हम एक्सपायरेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ आया है, क्यों, क्योंकि एयर अंदर आ चुकी है। ओके, तो फ्लैट होता है और क्या होगा, डाउनवर्ड होता जाएगा। द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके इंटरनल जो मसल्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। और सो द रिब एंड स्टर्नम मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो इसकी वजह से रिब, और चाहे तो आप अभी सांस लेकर देखो अंदर, आपके जो रिब होते हैं, जो स्टर्नम होता है, वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, आउटवर्ड तरफ, मतलब बाहर की तरफ बढ़ता है जब हम क्या है, एयर को अंदर लेते। दिस इंक्रीज द थोरेसिस वॉल्यूम। वो थोरेसिस का वॉल्यूम क्या होता है, इसकी वजह से इंक्रीज होता है। एंड डिक्रीज द प्रेशर ऑफ द थोरैक्स एंड द लंग्स। तो ये क्या है, लंग्स पे जो प्रेशर है वो क्या है, कम हो जाता है। द एयर फ्रॉम द एटमोस्फियर मूव्स इनटू द लंग्स। तो ये जो एयर यहाँ से आई है, ये क्या है, यहाँ पे लंग के अंदर चली जाएगी, टू इक्वलाइज द लो प्रेशर इनसाइड द लंग्स। तो लंग्स के अंदर जो लो प्रेशर है उसे इक्वलाइज करने की कोशिश करेगी। इसे ही क्या कहा जाता है, इंस्पायरेशन। मतलब ब्रीदिंग इन, मतलब एयर को अंदर के साइड में लेना, उसे हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेशन कहेंगे। जब हम ऑक्सीजन को, मतलब एयर को हमारे नोज थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इंस्पायरेशन। दूसरा हमें देखो, यहाँ पे देखो इसकी साइज कम हो गई, मैंने जैसे बताया था। दूसरा है एक्सपायरेशन। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द थोरैक्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग एयर बी एक्सॉल्टेड। तो यहाँ से एयर बाहर की तरफ जा रही, एरो देखो, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। पहले क्या हुआ था, बढ़ चुका था, अभी क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, क्योंकि एयर क्या है, बाहर की तरफ चली गई है। द डायफ्रैगम रिलैक्स। तो यहाँ का जो रीजन होता है वो क्या हो चुका है, अभी रिलैक्स हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे एयर ही नहीं है। पुश अपवर्ड, ऊपर की तरफ चला गया है, पहले नीचे की तरफ था हवा की वजह से, अभी ऊपर की तरफ चला गया है, पुश अपवर्ड हो चुका है वो। इट बिकम्स डोम शेप। ये डोम शेप दिख रहा है, देखो अभी एयर आई थी इसलिए उसका शेप चेंज हुआ था, लेकिन एक्चुअल में ऐसे डोम शेप का होता है ये। द इंटरकोस्टल मसल्स अल्सो रिलैक्स पुलिंग द रिब केज इनवर्ड। तो ये मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और हमारा जो रिब का केज है, ये रिब केज है दोनों साइड से, ये भी क्या होता है, अंदर की तरफ चला जाता है। चाहे तो एक बार सांस लेके छोड़ के देखो, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो बढ़ता और कम होता है एयर के इनटेक और आउटटेक की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हो रहा है, रिब केज भी क्या हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। देयरफॉर डिक्रीजिंग द थोरैसिक वॉल्यूम। तो हमारे थोरैसिक मतलब हमारे जो चेस्ट है उसका वॉल्यूम कम होता है। एंड इंक्रीजेज द प्रेशर इन द थोरैक्स। तो इसके वजह से थोरैक्स पे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। लंग्स पे भी प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं तो एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हमारे लंग्स पे होता है, मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है। ओके, द एयर फ्रॉम द लंग्स पुश आउट। तो एयर को लंग्स से बाहर पुश आउट जब किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, एक्सपायरेशन, मतलब ब्रीदिंग आउट। जब हम क्या करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर निकालेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्सपायरेशन कहा जाता है। इसे कहा जाता है ब्रीदिंग आउट। मतलब हमने ऑक्सीजन जो अंदर लिया था, अभी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, हम बॉडी से बाहर फेंक रहे हैं। इन दोनों प्रोसेस को एक साथ क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग। इंस्पायरेशन टेकन ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स एंड एक्सपायरेशन ब्रीदिंग आउट, मतलब जो भी गैस हमने अंदर लिया था उसे क्या है, बॉडी से बाहर फेंकना है। तो इन दोनों प्रोसेस को एक साथ क्या कहा जाता है, ब्रीदिंग। और ऐसा ब्रीदिंग हम कंटिन्यूअस करते रहते। तो देखो आपको इस डायग्राम में भी दिखेगा, अभी यहाँ पे एयर इन हुआ है इंस्पायरेशन, यहाँ पे एयर आउट हुआ है एक्सपायरेशन। यहाँ पे देखो ये जो डायफ्रैगम है,
इसका रीजन जो है ये क्या हो चुका है, आउटवर्ड बाहर की तरफ आया है, और यहाँ पे डोम शेप का है। जब बाहर चली जाती है एयर तो ये क्या होता है, छोटा हो जाता है, जब एयर अंदर आती है तो ये फूल जाता है। तो ये जो ब्रीदिंग हमने अभी देखा है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम। तो डायग्राम मैंने अभी जो दिखाई है आपको, वो दोनों डायग्राम आपको ड्रॉ करने, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, और जो दोनों का जो एक्सप्लेनेशन बताया वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। चलो ट्राई दिस करके, आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, हम पहले इसको ब्रीदिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है, पेज नंबर है 156 पे, काउंट द नंबर ऑफ ब्रीथ्स यू टेक इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कुछ सिचुएशन दिए है और आप कितने नंबर ऑफ ब्रीथ करते हो उससे पूछा गया है। ब्रीथ का मीनिंग क्या है, एयर को अंदर लेके एयर को बाहर छोड़ने तक की पूरी जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, वन ब्रीथ कहा जाता है। ओके, मतलब हमने अंदर एयर ली है कंप्लीटली एकदम नॉर्मल कंडीशन में, और उसे हम बाहर भी छोड़ रहे, तो उसे क्या कहा जाएगा, एक ब्रीथ कहा जाएगा। ओके, या फिर एक रेस्पिरेशन कह सकते हो, एक यूनिट। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ ब्रीथ्स ड्यूरिंग स्लीप। तो ड्यूरिंग स्लीप तो कोई काउंट नहीं कर सकता खुद का, तो ड्यूरिंग स्लीप हम कितने नंबर ऑफ ब्रीथ करते हैं, 12, ये पर मिनट है। उसके बाद ड्यूरिंग द रिगरस एक्टिविटी, कोई अगर रिगरस एक्टिविटी करते हो तो तब आप कितने ब्रीथ करते हो, रिगरस एक्टिविटी तो 80 है। थर्ड उन्होंने पूछा है आफ्टर रिगरस, मतलब कोई हेवी वर्क एक्सरसाइज जैसा एक्टिविटी, ड्यूरिंग ये ड्यूरिंग है मतलब करते वक्त, और ये आफ्टर है, और आफ्टर कितने होते, 40। तो कोई भी हेवी एक्टिविटी करते वक्त हम 80 क्या करते, ब्रीद है। उसके बाद एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद हम क्या है, 40, और स्लीप के टाइमिंग पे हम कितना करते, 12 करते। यस, देयर इज़ द डिफरेंस इन काउंट ऑफ नंबर ऑफ ब्रीथ चेंज डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस एंड एक्सटर्नल स्टिमुली। इस सब पे डिपेंड है कि हम कितने ब्रीथ करते। तो ये एक ट्राई दिस का क्वेश्चन था। कभी कभी 4 मार्क के लिए पूछा जाता है आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन, तो इनके बीच के डिफरेंस, तो कम से कम आपको 4 डिफरेंस तो भी पता होने चाहिए। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो क्या होती है, टेकन इनटू द लंग। जो हमारे लंग्स होंगे इनके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर को भेजा जाता है। यहाँ पे क्या होगा, जो एयर होती है उसे क्या किया जाता है, रशेस आउट, मतलब बाहर फेंका जाता है फ्रॉम लंग्स। यहाँ पे इनटेक किया जाएगा, यहाँ पे उसे बाहर फेंका जाएगा। सेकंड क्या है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, और ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब पहले प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत है, दूसरे में नहीं। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है। ये पैसिव प्रोसेस है, यहाँ पे कोई भी बॉडी की एनर्जी खर्च नहीं होती। थर्ड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल मसल्स ऑकर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे क्या होगा, मसल का रिलैक्सेशन होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहेंगे वो। यहाँ पे क्या होता है, रिब और स्टर्नम क्या होते, आउटवर्ड चले जाते। रिब होते जो हमारे, और हमारा जो स्टर्नम है वो क्या होगा, यहाँ पे आउटवर्ड होगा। यहाँ पे क्या होते, रिब और स्टर्नम क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इनवर्ड होंगे, ऊपर की तरफ रहते, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, हमारा जो डायफ्रैगम होता है ये क्या होगा, फ्लैट होगा, और क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड तरफ चला जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम में दिखाया। यहाँ पे क्या होगा, ये जो डायफ्रैम है कैसा दिखेगा, डोम शेप का दिखेगा। मैंने आप लोगों को दिखाया भी, डोम शेप का दिखता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ। यहाँ पे क्या होता है, जो थोरैसिस वॉल्यूम होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा।
और यहाँ पे क्या हो, थोरेसिस वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे एयर की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, यहाँ पे एयर बाहर चली जाती है तो यहाँ पे कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो 7th नंबर, प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, जो प्रेशर होता है कहाँ पे, थोरैक्स और लंग्स पे, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे जब हम एयर को अंदर लेते, और जब हम एयर को बॉडी से बाहर फेंकते तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे लंग्स और थोरैसिक का प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो मैंने 7 पॉइंट बताए, इस 7 में से कोई भी 4 पॉइंट आप लोगों को क्या करने, लर्न करने, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली आने वाला क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन। 2 प्रोसेस है, यहाँ पे क्या है, एयर का इनटेक है मतलब, और यहाँ पे एयर का क्या है, आउटगोइंग। इस पे कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, स्टेट द पार्ट इन्वॉल्व इन creating pressure gradient between the lungs and the atmosphere during the inspiration। जो इंस्पायरेशन प्रोसेस होती है उसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, तो उसमें कौन सा पार्ट हमारे बॉडी का इन्वॉल्व होता है, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, ये जो हमारे बॉडी पे लंग्स और इसके बीच में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उस पार्ट को क्या कहा जाएगा, उसे ब्रीदिंग कहा जाता है। तो इंस्पायरेशन में वो ब्रीदिंग के टाइम पे होगा, और ये कब होता है, ये तो ब्रीदिंग की पूरी जो प्रोसेस है, मतलब इंस्पायरेशन की पूरी प्रोसेस, उस पूरी प्रोसेस को आपको वहाँ पे लिखना है। तो चलो हमें सेकंड रेस्पायरेशन का पार्ट देखना है, इंटरनल रेस्पायरेशन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। इसे कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द अल्वोलर लेवल। तो ये जो होता है अल्वोलस एंड कैपिलरी के बीच में जो क्या होगा, एक्सचेंज होगा गैसेस का, इसको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहा जाता है। इंटरनल रेस्पायरेशन तो हमें ब्लड के अंदर क्या होता है वो देखना है। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन मतलब जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकल जाएगा, इसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। तो चलो अभी इसे हमको डिटेल में देखना है। ये आपके टेक्स्ट बुक की डायग्राम है, तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 157 पे ये डायग्राम है, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। देखो क्या होगा, यहाँ पे जो सारे ये जो होता है एक दिखाया गया है, जो मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो अल्वोलस होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे वेन्स और आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं जिसमें ब्लड प्रेजेंट होता है, और वो राउंड शेप के होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ग्रेप्स का बंच जैसे दिखेगा वैसे वो दिखते हैं। तो उसमें से एक को हमने यहाँ पे लिया है और एक के अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे होगा एक्सचेंज। तो देखो, द एन अल्वोलस कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखो, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ पे दिख रहे हैं हमें सिंपल इपिथेलियल टिश्यू दिख रहे हैं। ओके, इट इज़ इंटरनली एसोसिएटेड विथ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। तो इंटरनल क्या होता है इसका, बहुत डेंस क्या है यहाँ पे, कैपिलरीज से क्या है वो एसोसिएट होता है। कैपिलरी वॉल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल। तो जो कैपिलरी वॉल होती है उसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, थीन बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो भी स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू से ही बनता है। ओके, टुगेदर दे मेक अप अ रेस्पायरेशन मेम्ब्रेन। तो वो क्या करते, एक रेस्पायरेशन मेम्ब्रेन अपने ऊपर क्या करते, बना लेते, एक रेस्पायरेशन, दोनों मिलके एक रेस्पायरेशन मेम्ब्रेन बनाएंगे। तो ये जो रेस्पायरेशन मेम्ब्रेन होता है ये क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज उस मेम्ब्रेन पे होगा। देखो यहाँ पे हो रहा है गैसेस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, तो इस मेम्ब्रेन पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, इसे क्या है, रेस्पायरेशन मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये रेस्पायरेशन मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज बिटवीन द अल्वोलस एयर एंड द ब्लड। तो जो अल्वोलस एयर है इसके अंदर की जो एयर है, और यहाँ पे ये देखो ब्लड आरबीसीज दिख रहे हैं, इस ब्लड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। ओके, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर partial pressure to the area of lower partial pressure until the partial pressure of the two region reaches equilibrium। तो क्या कहा था मैंने कि जब अंदर आ जाता है एयर तो क्या होता है, हमारे जो लंग्स पे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये क्या होता है, ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कब तक होता रहता है,
जब तक बाहर का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल न हो जाए तब तक। जो पार्शियल प्रेशर है एक जगह पे हायर होगा एक एरिया में और एक एरिया में लोअर होगा, तो ये पार्शियल प्रेशर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन मतलब एक्सचेंज, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है गैसेस की उसे क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कब तक होता रहेगा, क्योंकि एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पे प्रेशर लोअर है, एक एरिया ऐसा है जहाँ पे प्रेशर हायर है, तो ये गैसेस का एक्सचेंज तब तक होता रहेगा जब तक दोनों जगह का प्रेशर इक्वल ना हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो दोनों जगह का प्रेशर जो होगा पार्शियल प्रेशर वो जब इक्वल होगा तो ये रीजन कौन से कंडीशन पे चला जाता है, इक्विलिब्रियम। ऐसे कंडीशन में यहाँ का भी प्रेशर सेम होगा और यहाँ का भी प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो ये गैसेस का एक्सचेंज उसके लिए हो रहा है ताकि प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो। द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड एंटरिंग इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज इज 45 mmHg। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CO2, इसका प्रेशर कितना होता है, 45 मिलीमीटर Hg। तो ये प्रेशर का यूनिट है, हमें पता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा, ये मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि MCQ पॉइंट है, तो इसका कितना होता है 45। कार्बन डाइऑक्साइड इन द अल्वोरल एयर, अल्वोरल एयर में जो होता है, यहाँ पे जो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसका कितना होता है 40 mm/Hg। यहाँ पे 45 है, यहाँ पे कितना है 40 है, ये याद रखना है। ड्यू टू द डिफरेंस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द अल्वोलस। तो क्या है, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इस तरफ मूव होने लगता है, क्योंकि उसे दोनों साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या करना है, इक्वल करना है। बात को अच्छे से समझ लो, यहाँ का पार्शियल प्रेशर कम है, यहाँ का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे 40 कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 40 mm/Hg, यहाँ पे 45 mm/Hg है। तो क्या है, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो क्या करेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से बाहर निकलेगा ताकि यहाँ का भी प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो क्या होगा, ड्यू टू दिस डिफरेंस इन द प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है और ये जो एल्वोलस एयर है वहाँ पे जा रहा है। इसकी वजह से क्या है, आरबीसी से या कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलता है। ओके, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड के अंदर जो होता है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, अब कितना होगा इसका 40 mmHg, इतना है। और यहाँ पे कितना है, ये एयर से आया है 104 mmHg, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सिर्फ 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखोगे 40 है ये और ये 104 है, मतलब ऑलमोस्ट 64 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऐसे डिफ्यूज होगा लो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। मतलब यहाँ पे जो है इसे हम कहते हैं अल्वोलस एयर, ये ब्लैंक स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, तो यहाँ पे एयर ही है। अल्वोलस एयर की तरफ से ऑक्सीजन कहाँ की तरफ जाने लगेगा, यहाँ पे कैपिलरी की तरफ या फिर आरबीसीज कह सकते हो। तो क्या होगा, डिफरेंस है एयर प्रेशर में, यहाँ पे 104 है, यहाँ पे सिर्फ 40 है। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम अल्वोलरी टू द कैपिलरी, इसकी मूवमेंट इस साइड से इस साइड में होगी। मतलब जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, हमारे जो हमारा ब्लड है, ये जो कैपिलरी है, तो कैपिलरी में ये जो दिख रहा है वो ब्लड ही है। हमारे ब्लड में और एयर में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर। दोनों जगह पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का भी चेंज है और ऑक्सीजन का भी चेंज है, इसीलिए गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक बार फिर से बता रही हूँ, अच्छे से समझ लो। ये क्या है, हमारा अल्वोलस है, यहाँ पे क्या है, लंग्स की तरफ से एयर को यहाँ पे भेजा जाता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कैपिलरी, छोटे छोटे वेन, छोटे छोटे आर्टरीज होती है जिनके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। और हमें पता है ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों भी प्रेजेंट होते। तो जैसे एयर अंदर आएगा तो यहाँ पे दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के ग्रेडियंट फॉर्म हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, एक एयर में और एक क्या है, कैपिलरी में, मतलब ब्लड के अंदर। तो इसका प्रेशर था 45, इसका प्रेशर था 40। ये इक्विलिब्रियम करने के लिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होगा, ब्लड में से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट होगा, ब्लड का नहीं, सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज। तो यहाँ से क्या होगा, 45 Hg वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस तरफ क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा, इसे डिफ्यूजन कहते। सेम वे
यहाँ पे ऑक्सीजन के भी पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस है। कैपिलरी के अंदर सिर्फ 40 है और कैपिलरी की बाहर की जो एयर है वहाँ पे 104 है। तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होगा, गैस का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है प्रेशर का, तो यहाँ पे लोअर है, तो ये गैस ऑक्सीजन क्या होगा, कैपिलरी के अंदर मतलब ब्लड के अंदर जाने लगेगा। इसे हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस और यही होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ये जो डायग्राम है ये आपको होमवर्क के नोटबुक में ड्रॉ करनी है क्योंकि क्वेश्चन आता है। मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, डिस्क्राइब द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द अल्वोलस एंड कैपिलरी विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम। तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया है, जो बुक में ऑलरेडी दिया है। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने, पहला इन दोनों का क्या है, ये जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर में चेंज और इन दोनों के पार्शियल प्रेशर में चेंज, और क्या होता है डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि दोनों प्रेशर का इक्विलिब्रियम लाना है उसे, इसलिए। तो डायग्राम को ड्रॉ करोगे और पूरी इंफॉर्मेशन को डिटेल में पॉइंट वाइज लिखोगे। इस पे और एक क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन डिटेल। तो ये था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यहाँ पे जो हो रहा है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसे कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द अल्वोलस एंड द कैपिलरी। तो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का ड्यू टू चेंज इन द पार्शियल प्रेशर। तो चलो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है यूज़ योर ब्रेन पावर करके 157 पेज नंबर पे। तो क्वेश्चन क्या है सुनो, वाई डज गैस एक्सचेंज इन द अल्वोलर लेयर वेरी रैपिड। तो रैपिडली गैसेस का एक्सचेंज कैसे क्यों होता है, जो हमने रीजन अभी देखा राउंड शेप का वहाँ पे। और आपके एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, वाई इज गैस एक्सचेंज वेरी रैपिड एट द अल्वोलर लेवल। तो अल्वोलर लेवल में जो होता है वहाँ पे गैस क्या है फास्ट क्यों क्या होता है एक्सचेंज होता है। तो ये जो अलोली होता है ये इसका जो आउटर लाइन होता है, लेयर जो होता है वो बनता है एक टिश्यू से, उसे कहा जाता है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। तो ये जो हमने राउंडेड शेप देखा है, ये जो इसका इनर लाइनिंग होगा तो ये क्या होता है इस टिश्यू से बनता है, इस सेल से वो बनता है। दिस इज अ सिंगल लेयर, ये क्या होता है एक सिंगल लेयर का क्या होता है इनर साइड से। इट शोज द रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये सिंगल लेयर है और थिन लेयर से बनता है, इसलिए यहाँ पे क्या है रैपिड गैसेस का एक्सचेंज बनता है। तो आपको ये नाम लिखना है, क्या लिखोगे, अल्वोलीज आर लाइन्ड बाय द लेयर ऑफ थिन लेयर भी कह सकते हो, लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस epithelium. This is thin single layer epithelium allow rapid exchange of gases in the alveolar region. तो ये रैपिड गैसेस का क्या करता है एक्सचेंज करता है अल्वोलर रीजन में। और आपके एक्सरसाइज का और एक क्वेश्चन है, सुनो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ब्रीथ थ्रू द नोज। नोज से ब्रीथ करने के क्या फायदे देन द माउथ। कभी कभी देखो जब सर्दी हो जाती है तो हमें कोई ऑप्शन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं माउथ से भी हमें क्या करना पड़ता है ब्रीथ करना पड़ता है, लेकिन वो एडवांटेज नहीं है उसका कुछ भी। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द एडवांटेजेस टू ब्रीथ थ्रू द नोज दैन द थ्रू द माउथ। तो क्या ज़रूरत क्यों है कि नोज से ही ब्रीथ करे माउथ से ना करे। जब कोई ऑप्शन नहीं होता तब ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन होता है तब क्या एडवांटेजेस है नोज से ब्रीथ करने की। तो नोज क्या करता है हमारा फिल्टर करता है, वार्म करता है, जो हम क्या कर रहे हैं इनहेल कर रहे हैं एयर को। तो ये एक काम करेगा कि इसे फिल्टर करेगा, इसे वार्म करेगा, मतलब बाहर की एयर कैसे भी हो उसे थोड़ा सा वार्म करता है किसे एयर को, जो एयर हमारे बॉडी के अंदर जा रही है। फिल्टर कौन करता है, हमारे नोज़ में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं इसे फिल्टर करते हैं। और जो माइक्रोब्स होते, माइक्रोब्स या फिर कुछ भी यहाँ पे डस्ट होगा, कभी कभी क्या होता है इम्प्यूरिटीज़ होती है, ओके, ये जो सारे पार्टिकल होंगे छोटे छोटे, ये अगर हमारे लंग्स में चले जाएंगे तो हमारे लंग्स को क्या कर सकते हैं डैमेज कर सकते हैं। तो हमारे नोज़ के अंदर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं एयर को फिल्टर करते, ओके। अगर हम माउथ से ब्रीथ करेंगे तो माउथ लैक ऑफ एनी स्ट्रक्चर, हमारे माउथ में ऐसा कोई फिल्टर करने वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, और ना ही कोई वार्म करने वाला स्ट्रक्चर है जो एयर को वार्म करे, ऐसा स्ट्रक्चर हमारे माउथ में प्रेजेंट नहीं है।
तो क्या है, हम जो एयर को इनहेल करेंगे वैसे की वैसी एयर हमारे लंग्स में चली जाएगी अगर हम माउथ से क्या करते, ब्रीथ करते। तो इसीलिए माउथ से ब्रीथ करने का कोई भी एडवांटेज नहीं है, हमेशा एडवांटेज क्या होता है, नोज़ से ब्रीथ करने का, क्योंकि नोज़ क्या करता है, एयर को फिल्टर भी करता है और एयर को वार्म भी करता है ताकि हमारे लंग्स को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। और एक टेबल दिया है आप लोगों को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे दिया है पल्मोनरी कैपिलरीज, यहाँ पे दिया है अलोलर एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दिया है यहाँ पे। तो क्या होता है, जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है कैपिलरी का, यहाँ पे होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 40 mmHg, ओके। और एयर में कितना होता है 104 mmHg। ये मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि MCQ में हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। और ये कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 45 mmHg और यहाँ पे कितना होता है 40 mmHg। तो ये चारों आपको याद रखने। तो यहाँ पे फ्लो क्या होगा, इसकी तरफ से इसकी तरफ फ्लो होता है और यहाँ पे यहाँ से यहाँ फ्लो होता है एक्सचेंज होते वक्त, गैसेस का जब एक्सचेंज होता है तब। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, इसका थोड़ा सा पार्ट बाकी है मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन का, तो इसमें हमें नेक्स्ट लेक्चर में हमें कंप्लीट करना है। हमने 2 पार्ट देखे आज, दो पार्ट बाकी है। हमने आज देखा ब्रीदिंग देखा और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देखा। इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट MCQ पॉइंट बोला है, मैंने बोला है कि इसको आपको ऐसे लिखना है, वो सारे पॉइंट याद करके सबके नोट्स बनाइए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।